स्टूडेंट्स, आज हम अपने एमडी यूनिवर्सिटी के एक और क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप पहले के क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और आपको क्या है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए पेपर से पहले। तो आज हम जो पेपर करेंगे वो हमारा 2017 में आया हुआ है। अब इसमें देखिएगा, बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। साहित्यिक स्रोत क्या हैं, भारतीय इतिहास की संरचना में ये कैसे लाभप्रद रहे। तो यानी आपको साहित्यिक स्रोत, पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इतिहास का अर्थ और वो सारी चीज़ें बताइए। सोर्सेज कैसे हेल्प करते हैं इतिहास जानने में वो बताइए। सोर्सेज कितने प्रकार के हैं वो आप बता सकते हो, और फिर साहित्यिक स्रोत का पॉइंट और पूरा डिटेल में जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ आप बता सकते हो। फिर नवपाषाण काल की विशेषताएं पूछ रखी हैं फिर से आपसे, और आर्य कौन थे और इनके आगमन के जो सिद्धांत बताए गए हैं वो यहाँ पूछ रखा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है भाई, वैदिक सभ्यता से ही संबंधित है। फिर महात्मा बुद्ध पूछ रखा है, तो इसमें आप महात्मा बुद्ध कर सकते हैं। फिर अशोक के धम्म के बारे में पूछ रखा है, ये आपको करवा रखा है भाई, इंपॉर्टेंट है और आप आसानी से कर सकते हो, आसान भी है। फिर आपका तुर्क कौन और भारत में इनके आक्रमण के क्या उद्देश्य थे और उन्होंने कितने आक्रमण किए। तो यहाँ पूरा तुर्क या महमूद गजनी के बारे में कौन कौन आए हैं, कितने आक्रमण किए हैं, उसके उद्देश्य क्या थे, भारत की स्थिति क्या थी, वो सब कुछ यहाँ बता सकते हो आप इसमें। मैप में देखिए कनिष्क का पूछ रखा है, और उसके अलावा दूसरा जो है वो बंदरगाहों वाला मैप पूछ रखा है। तो ये रेयर ही आपके आते हैं, इनमें से ये दोनों आए हुए हैं। तो मैं आपको हर बार ये कहती हूँ कि 5 मैप हैं, उसमें से 4 कर लीजिए, एक तो मिल ही जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी करनी है। फिर हमारे जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, जैसे मनुस्मृति है, मगध है, शिल्पी संघ व्यवस्था है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके नीचे दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे हिंदू कुश है, मिनांडर है, हुयान सांग है, एल्बरूनी है, अमात्य है। अभी तक हमने जो कुछ पेपर जो पहले किए हैं उसमें आप मगध के बारे में बात कर चुके हो, आप हुयान के बारे में बात कर चुके हो, ऐसे ही और कुछ भी हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कुछ नए क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अब सबसे पहले मनुस्मृति है भाई, आपका मनु आए, मनुस्मृति आए, तो दोनों ही एक ही चीज़ हैं। तो मनुस्मृति की रचना किसने की थी, मनु ने की थी। मनुस्मृति का संकलन का जो टाइम पीरियड है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का माना जाता है। अब इसमें क्या है, कानून विधान की जानकारी देने वाली है। सबसे प्राचीन स्मृति ये है भाई, आप ये भी यहाँ बता सकते हो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आपकी ये सबसे प्राचीन स्मृति है। उसके अलावा इसमें क्या है, भारत के प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित धार्मिक, सामाजिक, नैतिक कर्तव्य, नियमों और विधियों की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है मगध। तो ये मगध के बारे में भी आप कर चुके हो भाई। मगध क्या है, ये 16 महाजनपदों में से एक था भाई, और इसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र थे। यानी जो ये बिहार में पड़ता है वर्तमान समय में। और मगध के बारे में बात करते हैं तो सारे महाजनपदों में से क्या था, ये शक्तिशाली था और यहाँ बहुत से वंशों का शासन रहा है। पहले इसकी राजधानी राजगृह थी और बाद में क्या पाटलिपुत्र को बनाया गया। तो मौर्य काल रहा या गुप्त काल रहा, उस टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र एक आध बार राजधानी क्या चेंज भी हो जाती है। और सबसे पहले यहाँ प्राचीनतम जो राजवंश था मगध के ऊपर, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो सबसे पहला राजवंश पूछ लिया जाता है, या कई बार कर्म पूछा जाता है, तो वहाँ बृहद्रथ राजवंश है जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। और उसके बाद हिरण्यक वंश है या शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। फिर है शिल्पी संघ व्यवस्था, ये थोड़ा सा अलग है। अभी आपका शिल्पी संघ व्यवस्था है या आपका गिल्ड प्रणाली आए, गिल्ड सिस्टम आपका आए, तो एक ही चीज़ है ये। और ये गिल्ड सिस्टम या प्रथा भी कई बार आपका आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। शिल्पी संघ व्यवस्था प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या था, जो शिल्पी थे अलग अलग उद्योगों में जो लगे हुए थे, काम करने वाले थे, उनका संगठन था। इसको श्रेणी व्यवस्था या शिल्पी संघ व्यवस्था इसको कह करके पुकारा जाता है। शिल्पियों के अपने अपने व्यवसाय थे और सुरक्षा के लिए क्या करते थे, वो संगठन बनाते थे। और इन संगठित व्यापारिक समूहों को श्रेणी, निगम, निकाय कह करके पुकारा जाते थे। एक ही पैसे के लोग जुड़े होते थे इसमें।
और श्रेणियों के प्रमुख को ज्येष्ठक या कई बार श्रेष्ठक भी कह करके पुकारा जाता है। और श्रेणियाँ गिल्ड जो थी वे शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ ये होती थी। और इनका लक्ष्य क्या था? सदस्यों की सहायता करना था। और मध्य युग में थोड़ा सा ये चेंज हो गई थी। तो आपके इसके बारे में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हिंदू कुश। ये भी आपका आ जाता है भाई कई बार। तो ये क्या है? हिंदू कुश पर्वत के बारे में बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंदू कुश जो पर्वत श्रृंखला थी उसका बहुत ज़्यादा महत्व था। और सिकंदर क्या करता है? इसी श्रृंखला के जरिए ही सिकंदर भारत के उपमहाद्वीप में क्या करता है? प्रवेश करता है, भी अंदर आता है। हिंदू कुश क्या है? मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खैबर दराज दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक मार्गों में से एक है। हिंदू कुश के ऊंचे दर्रों से क्या है? मध्य एशिया के आक्रमणकारी क्या करते हैं? इंडो यूरोपियन भाषा लेकर के भारत में आते हैं। मतलब भारत में क्या करते हैं? जब विदेशी आक्रमणकारी होते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में, तब हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय यहाँ जो शासक थे उनके साथ क्या है? इनकी लड़ाइयाँ होती हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मीनांडर है। अब यहाँ देखिए मीनांडर आए या मिलिंद पन्ह आए। मिलिंद पन्ह भी कई बार आपका आ जाता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब ये मीनांडर कौन है? इंडो ग्रीक शासक है भाई, बैक्टीरिया का ये शासक था। पाली ग्रंथों में उसका नाम क्या है? मिलिंद मिलता है। और ये बौद्ध धर्म को संरक्षण इसने दे रखा था। तो मीनांडर और के बारे में जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है अभी हमने बताया मिलिंद पन्ह है। और इसमें दे क्या रखा है? बौद्ध भिक्षु है नागसेन और मीनांडर के बीच में क्या है? वार्तालाप हुआ, वाद विवाद हुआ, उसकी जानकारी ये पुस्तक हमें देती है मिलिंद पन्ह। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय में आया था। लगभग 15 वर्ष ये भारत में रहता है। और उसने पुस्तक लिखी थी सीयू की। आपका ह्वेनसांग आए, सीयू की आए तो आपको क्या है? ये पलट करके क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसने भारत की यात्रा की है, उसका वर्णन इसने पुस्तक में किया है। उसके अलावा बौद्ध धर्म के बारे में बताया। हर्ष की जो स्थिति थी, उसका शासन प्रबंध था, उसकी नीतियाँ थी, उनके बारे में भी वो जानकारी देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है एलेब्रोनी। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ इस सेमेस्टर में तो आएंगे, ये जब आपका सेकंड सेमेस्टर होगा मिडवेल इंडिया से रिलेटेड तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपका आता है। तो एलेब्रोनी ईरानी विद्वान है और केरल को इसने मालाबार कह करके पुकारा है। इसने एक पुस्तक लिखी है किताबुल हिंद। अब ये किताबुल हिंद आए या तहकीक हिंद आए? कई बार तहकीक ए हिंद भी आ जाता है भाई आपका, ये यहाँ भी आ सकता है और वहाँ भी। तो ये इसने लिखी है भाई। इसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करता है, उसके साथ ये आया है तो वो जानकारी देता है। भारत में धर्म वर्ण व्यवस्था कैसी है वो सब कुछ जानकारी इसकी पुस्तक से हमें प्राप्त होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा अमात्य। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या जो अमात्य है वो राजा का प्रमुख सलाहकार होता था, उसको अमात्य कह करके पुकारा जाता था। और अमात्य शासन में कई तरह की भूमिकाएं ये निभाता था। राजा की नीतियों में उसकी सहायता करता था, निर्णय लेने में मदद करता था। और कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। तो उसमें 7 अंग उसने राज्य के बताए हैं, जिसमें स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है। और इसमें क्या है? अमात्य का वर्णन हमें प्राप्त होता। तो प्राचीन भारत में क्या था? एक मंत्री होता था या प्रमुख भूमिका राज्य में ये निभाता था अमात्य जो था भाई।